अभी क्या हुआ है, यूपी में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था, इलेक्शन होना है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने, यानी स्टेट इलेक्शन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया था इलेक्शन, यानी लोकल इलेक्शन, ठीक है। लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है वो अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। ये एक अपने आप में एक न्यूज है जो बन सकती है कभी, क्योंकि हम लोग शुरू से एक चीज पढ़ते चले आ रहे हैं कि इलेक्शन जो होता है वो चुनाव आयोग के हिसाब से होता है, चुनाव आयोग ही सब कुछ करता है उसमें, और वो स्वतंत्र संस्था है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो जो ये न्यूज होती है ना, वो कभी कभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो ध्यान दिया कीजिए। शायद ये परसों या कल, परसों 2 दिन पहले की न्यूज है, यूपी की इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे और सीट भी डिक्लेयर हो गई थी कि एससी है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, क्या है, फीमेल है, जो भी है, यानी लोकल बॉडी की सारी सीट्स क्लियर हो गए थे और नॉमिनेशन की डेट भी क्लियर हो गई थी। फिर हाईकोर्ट ने, यूपी हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो मतलब ये है, क्वेश्चन ये बन सकता है क्या दिल्ली, क्या कोई भी हाई कोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट डिसीजन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिसीजन इलेक्शन कमीशन का भी हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से परे नहीं है ना। और ऐसा ही केस एक बार लगभग 15-20 दिन, शायद 10 या 12 दिन पहले भी आया था, याद है आपको? कहाँ का केस था वो केस था वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल के किसी व्यक्ति ने ये पीआईएल फाइल की थी कि जो 8 स्लैब में इलेक्शन किए हैं वो गलत किए हैं, यानी जो इलेक्शन कमीशन के स्लैब डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि भाई कि 5 तारीख को इतने जिले में होगा, फिर 15 तारीख को यहाँ से इस जिले में होगा, ठीक है। तो वो स्लॉटिंग होती है, तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो उसके अगेंस्ट भी उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के लोग गए थे। तो 2 डिसीजन आए हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन आ सकता है इनके डिसीजन के अगेंस्ट, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, डिसीजन दे सकते हैं। उसका जो डिसीजन देने का वे होता है, जो एक पॉइंट होता है, वो बता सकते हैं फटाफट किस किस वे पे देगा, वो किस हिसाब से देगा, क्यों देगा, उसे पावर कौन दे रहा है? जबकि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो स्वतंत्र होता है, फिर ऐसा क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जी, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी रिव्यू तो खैर, हाँ जुडिशरी रिव्यू है, लेकिन और भी एक होता है सो मोटो, वो अलग चीज है। मतलब कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल छोड़ी, देखिए क्या होता है, वो सीधी सी बात है। अगर भारत की जनता के खिलाफ, भारत की जनता के संवैधानिक अधिकारों का कहीं भी वायलेशन होता है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खड़ा है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, सिंपल सा है। तो कोई भी डिसीजन हो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दे सकते हैं अगर वो भारत की जनता के विरोध में है या उनके अगेंस्ट है, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों ही संविधान के गार्जियन है, संविधान के संरक्षक है। ये हम लोग कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब ये न्यूज आई होगी, लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ लोग खुश हो गए होंगे, कुछ लोग परेशान हो गए होंगे। हमें उनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट ऑर्डर कर सकता है। बस ये हमारी काम की चीज है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। बताएं,
सर गलत है। गलत है। कितने लोग होते हैं? डी नंबर है। डी सर। 3 लोग होते हैं, थ्री। ठीक है। तो पहला गलत है। तो पहला गलत का मतलब है कि आपको यहाँ पर काटना है। उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, है ना, डिसाइड टू इलेक्शन शेड्यूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बोथ जनरल इलेक्शन एंड वाई इलेक्शन। यानी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए कार्यक्रम तय करता है। बताएं, ऐसा है क्या? कार्यक्रम तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा, तो होम मिनिस्ट्री क्यों करेगी? है ना, शेड्यूल जो बनाने का काम है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है। तो दूसरा सेंटेंस ही गलत है। अच्छा, जैसे अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जैसे असम में और बंगाल में, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा था, उनका जो शेड्यूल है वो किसने किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और उसके अगेंस्ट वो आदमी गया था। और सेम चीज यूपी में हुई थी। यूपी में जो प्रधानी चुनाव हो रहा था उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया था। तो जो शेड्यूलिंग है वो इलेक्शन कमीशन ही करता है, ना कि होम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। दोनों गलत है, इसका मतलब है आंसर आपका 3 है ना, 3 है। अब इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड द स्प्लिट मैनेजर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये काफी अच्छा सेंटेंस है। मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उन्हीं के डिस्प्यूट सॉल्व करता है जो रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, मतलब पार्टी है। मान लीजिए आज हमने पार्टी बना ली, है ना, हिंदुस्तान पार्टी सपोज करो, और भिड़ गए हम समाजवादी से या बीजेपी से, तो इस डिस्प्यूट को पुलिस सॉल्व करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं, है ना। पुलिस सॉल्व करेगी क्योंकि हमने पार्टी बनाई है और पता नहीं है भी कि नहीं है। हाँ, अगर वहीं पर बीजेपी और बसपा या सपा या कांग्रेस कुछ डिस्प्यूट होता है पार्टियों में, तो इलेक्शन कमीशन काम करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सब रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, है ना, जो ऑथेंटिक है। सभी नहीं, सभी तो कोई बना के कुछ भी चल देता है ना। 2,500 पार्टियां हमारे देश में, ज्यादा ही है ना, कोई भी बना देता है पार्टी। अभी देखो कुछ दिन पहले ये भीम आर्मी के चीफ ने बनाई थी, उसके बाद हमारे कमल हसन साहब ने बनाई, उससे पहले चिरंजीवी ने बनाई थी। 4-6 लोग आप अपने रिश्तेदारी में भी जानते होंगे, जान पहचान में, वो ही अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं। तो सभी पार्टियों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये है रिकॉग्नाइज पार्टी। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है। राइट टू वोट, ये बहुत बार क्वेश्चन आया, बताएं। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन लीगल राइट। लीगल राइट। लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? सर लीगल राइट है। सर सी है। अब देखो लीगल राइट में कॉन्स्टिट्यूशनल में अंतर बताते हैं आपको। कोई व्यक्ति आता है अफगानिस्तान से, ठीक है, अगर उसके कोई चाकू मार देता है, मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसको भी वही अधिकार प्राप्त है जो हमें प्राप्त है, अफगानिस्तान वाले व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना, अफगानिस्तान वाला व्यक्ति वोट नहीं दे सकता। तो ये जो वोट देने का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लीगल राइट का मतलब ये होता है कि कानून के समान सभी समान हो, कानून के समक्ष, लीगल वहां पर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि संवैधानिक अधिकार, किसी को फांसी अगर दी जाती है, ठीक है, तो उसके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन कानूनी अधिकार
हमेशा रहते हैं। कभी आपको देखा है कि फांसी सजा भूल गई हो और लोगों ने गुस्से में बोला हो कि इस अपराधी को हमें दे दो, हम अपने हिसाब से मार देंगे, या उसको चौराहे पे लटका के मारो? नहीं, ये कानूनी अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये चीजें, तो संवैधानिक अधिकार वो हैं जो संविधान में भारतीयों के लिए दिए गए, इंडियंस के लिए दिए। लीगल का मतलब है वो हर किसी को दिए गए। मेरी बात समझ आ रही? ये है। और अक्सर गलतियां हमसे यही हो जाती हैं कि हम डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ये तो खैर आपको पता ही होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ अभी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड इज एन आर्टिफिशियल लेक? इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, बताएं। सर बी। कौन सी? बी। बी, कोलेरू। कोलेरू में देखो, जो लेक बहुत फेमस है ना, एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं एलिमिनेट करना हो तो आप ध्यान दीजिएगा, जो जो लेक या जो बहुत फेमस हो वो तो नहीं होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल लेक का मतलब बहुत न्यूज में नहीं गई होगी वो। अब कोलेरू और नैनीताल तो नहीं हो सकता। ठीक है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में आर्टिफिशियल लेक बनाने की जरूरत ही क्या है, वहां तो लेक नेचुरल ही है। यहाँ ये है कोडाई कानाल, तमिलनाडु में। आज सुबह वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली झील बनवाई थी, सुदर्शन झील। तो झीलों का निर्माण उस जगह किया जाता है जहां पर पानी की जरूरत हो और पानी नेचुरल वहां पे ना हो, है ना। तो आपको सारा दिमाग लगा देना है कि पहली बात तो अब मान लीजिए जैसे हम बोल रहे हैं कि सांबर झील नहीं, जो झीलें कृत्रिम हैं वो बहुत चर्चे में नहीं है। आप बताओ सुदर्शन झील कितने लोगों को पता है? नहीं। लेकिन कुछ झीलों के नाम जैसे पुलिकट है, लोकटक है, बेमनाद है, चिल्का है, बुलर है, डल है, सांबर है, ये सब नाम आपको याद है ना। लेकिन गिर सुदर्शन लेक नहीं याद है। मेरी बात समझ रहे हैं? जयसमंद लेक नहीं याद है। जयसमंद लेक जयपुर में कृत्रिम झील है, जयसमंद। तो एक तो आइडिया ये है कि जो आपको कम पता है वो जान लो कि वो कृत्रिम ही होगी, क्योंकि वो न्यूज में कम रहती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो झील का निर्माण जो कराया जाता था उसके कई सारे पर्पस होते थे। झील का निर्माण, पहला पर्पस होता था कि सरफेस वाटर रिचार्ज, झील के निर्माण के, चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला पर्पस था, पहला ऑब्जेक्टिव था, उसका उद्देश्य था कि भौम जल का संरक्षण। जैसे मान लीजिए बारिश हुई और बारिश में पानी की जगह इकट्ठा हो गया तो धीरे धीरे से इसके पानी जाने लगा, तो एक तरह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था। उसके बाद यूज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पेयजल के रूप में उनको इस्तेमाल करना था, पेयजल के रूप में। फिर सिंचाई के लिए, फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। फिर ज्यादातर जो झीलों का निर्माण हुआ है वो पुराने समय में हुआ है। अब क्या हो रहा है, डैम का निर्माण हो रहा है, झीलों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो झील पानी भरने के लिए बनाए जाते हैं कि वर्षा का जब बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो जाए। आप सोचिए, अगर आप जहां भी रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, आप कल्पना ही कर सकते हैं अभी फिलहाल तो, कि उस पूरी एरिया का पानी, बारिश का पानी जो नदी में जाता है, अगर उसको आप कहीं जगह एक जगह रोक पाए, सोचो कितना कितना फायदा हो सकता है उस पानी से, कितना हो सकता है। एक जगह आप रोक पाए और एक जगह रोक कर आप क्या क्या उसका यूज कर सकते हैं, इंसान होने के नाते। सिंचाई में हो सकता है उसका यूज, पीने में हो सकता है, हाइड्रो पावर लग सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, सरकारी अलाउ नहीं करेगी पहले, तो ये था। कभी हिम्मत जरूर कीजिएगा ऐसे काम करने के लिए।
सीधे आपके यूएनओ में नाम पहुंचेगा, दिल्ली की बात छोड़िए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बीड्स। रिवर बीड बता देते हैं क्या होता है। रिवर बीड का मतलब होता है नदी तल। रिवर बीड, रिवर बीड, रिवर बीड्स का मतलब होता है नदी तल, ठीक है, नदी तल। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, तो ये नदी है, तो इसके अंदर जो पानी है, तो जो इसकी तली है वो रिवर बीड्स होता है। तो कह रहे हैं कि नदी तल में अगर माइनिंग करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। तो रिवर रिवर बीड्स का मतलब यही है, शायद लिखा हुआ भी है यहाँ पे, तो नदी तल। ठीक, अब देखिए डिक्रीजिंग सैलिनिटी इन वाटर, मतलब पानी में लवणता कम हो जाएगी रिवर में। ऐसा तो कोई, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब अगर हम नदी से रेत निकाल लेंगे तो नदी का पानी लवणीय नहीं रहेगा क्या? ऐसा नहीं है। तो पहला तो सेंटेंस ही गलत है पहला, तो पहला गलत, तो आई थिंक आंसर मिल गया आपको एक सही, है ना। तो आपका आंसर हो गया बी, बी। तो कैसा, मतलब रेत निकालने से कैसे होगा? मतलब अगर रेत निकाल भी लेंगे तो जो तली है उसमें जो सोडियम है, उसमें जो खनिज है वो घुलेंगे उसमें, तो लवणता में कमी आएगी। अच्छा वृद्धि है ना, नदी में लवणता में वृद्धि। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में कुछ अलग लग गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हमसे। लेकिन इतना है, ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों ही सेंटेंस है। तो नदी निकालने से फर्क क्या पड़ेगा? पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के प्रदूषण में वृद्धि हो जाएगी। सर पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर कैसे हो जाएगा सर? देखिए, अब समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है और यहाँ पर इतने में जो है रेत है, ठीक है, इतने में रेत है, और ये रेत है पूरा, ये रेत है, और यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे क्या है, सॉइल है, इस तरह से, यहाँ पर मिट्टी है, तली है, ठीक है, और यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है। अगर पानी में कोई भी पोल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, मान लीजिए कोई लोहा है, क्रोमियम है, किसी भी तरह के प्रदूषक हैं, तो वो इसमें मिलने से पहले, ठीक है, क्योंकि पानी पानी रेत से नहीं जा रहा है, पानी इसके अंदर जो तली है उसी से आसपास के एरिया में जा रहा है, ठीक है, तो जो पानी को फिल्टर करने का काम करेगा रेत। जब रेत आप निकाल लोगे तो सीधे सीधे जो केमिकल हैं या जो भी प्लास्टिक्स है जो नॉन डिकम्पोजेबल है, वो सीधे सीधे तली में पहुंचेगी, यहाँ पर पहुंचेगी सीधे सीधे। जब वो यहाँ पर पहुंचेगी तो इसी को वो, यहाँ जो पानी है जो इधर उधर जा रहा है ना सर समझ में आ गया। हाँ, वो पॉल्यूट हो जाएगा। मतलब मिट्टी में मिलने से पहले पानी क्षमता है ना, ये चीजें। नेक्स्ट है इसमें लोअरिंग ऑफ द वाटर, भूजल के स्तर में नीचे हो जाना। अच्छा, ये तो पता है ना कि नीचे भूजल कैसे चला जाएगा? नो सर। कैसे होगा ये? क्योंकि ये पानी अब बहेगा, रिचार्ज नहीं होगा। अब तक क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी है और इसमें रेत था पहले, है ना, तो रेत क्या था कि रेत सोख लेता था, रेत सोख लेता था और यहाँ पर ये पानी रिचार्ज होता था। अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे ये पानी, हम रेत को निकाल लेंगे, वैसे क्या होगा, नदी का पानी सीधा बहते हुए नीचे चला जाएगा। जब बहते हुए चला जाएगा वो रिचार्ज होगा ही नहीं, तो ग्राउंड वाटर नहीं बढ़ेगा।
ठीक है, ये है। ओके सर, ओके। नदी के रेत को नदी के फेफड़े कहते हैं, लंग्स ऑफ द रिवर। तो सैंड इज लंग्स ऑफ रिवर, सैंड इज लंग्स ऑफ रिवर। जो रेत है वो नदी का फेफड़े है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा हुआ है। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक है, कि 9वीं अनुसूची भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी, बताएं। ठीक है, देखो ये आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान ज्यादा चाहिए हमें, कि ये क्वेश्चन यूपीसी में आया हुआ है। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे स्लिप हो रहे हैं तो ये सही सिंबल नहीं है एग्जाम के लिए, क्योंकि थोड़ा कम पढ़िए लेकिन जो भी पढ़िए याद रहे। तो यहाँ पे दो चीजें समझनी है। एक तो किस समय में आई थी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा है कि 9वीं अनुसूची है क्या, और तीसरा है क्या 9वीं अनुसूची के विषय के संबंध में क्या हम कोर्ट जा सकते हैं। इसी बार 2020 में, ये तो 18 का क्वेश्चन है ना, 2020 में इतना घुमा के क्वेश्चन दिया था, याद होगा शायद, 9वीं अनुसूची पर। ठीक है, और क्वेश्चन जब आपको क्वेश्चन ये याद नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि इंदिरा गांधी है, तो वो क्वेश्चन कैसे याद होगा। हमने पेपर नहीं दिया लेकिन हमें क्वेश्चन भी याद है। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था, पहले तो 9th शेड्यूल समझ लीजिए कि 9th शेड्यूल जो है, शेड्यूल पता है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, बता सकते हैं कि स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां होती थी। स्टार्टिंग जब संविधान लागू हुआ तो कितनी अनुसूचियां थी। जब संविधान लागू हुआ तो 8 अनुसूचियां, 8। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, 12 अनुसूचियां वर्तमान में। और जो 1 से लेकर 12 तक आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, 12 तक होना चाहिए। 12 अनुसूचियां हैं अब भी, ज्यादा तो नहीं है। ठीक, अब देखो 9वीं अनुसूची की बात हो रही है। 9वीं अनुसूची से क्वेश्चन ये बना था कि 9वीं अनुसूची में अगर कोई विषय पड़ जाता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। 9वीं अनुसूची में कोई सब्जेक्ट डाल दिया जाए, जैसे मान लीजिए 9वीं अनुसूची में ये डाल दिया जाए कि आईएएस की योग्यता, यूपीएससी की योग्यता 21 साल और अधिकतम 30 वर्ष होगी। सिविल सेवक की योग्यता जो है मिनिमम 21 और अधिकतम 30, अगर ये हुआ और इसी डिसीजन को अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो हम कभी इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, वो फिक्स हो गया। और सर ये जो नियम था इसका, जो सिविल सर्विस का, सर ये तो हो तो रहा है, मतलब 2022 तक 27 वर्ष तक कर रहा है, तो अभी 27-28 वर्ष तक तो अभी कर रहा है और वो करने का उनका राइट है। वो संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका राइट है और उसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी नहीं। किसी भी यूपीएससी में चेंजेस करने के लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। सिंपल सा जो मंत्रालय होता है, जो डिपार्टमेंट होता है, वही चेंज कर देता है। जैसे डीओपीटी है, डीओपीटी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ठीक है, जो कार्मिक विभाग है उसके अंडर में आता है कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय में डीओपीटी आती है। तो डीओपीटी के जैसे अभी शायद जितेंद्र सिंह है अध्यक्ष। ठीक है, तो जितेंद्र सिंह मंत्री है उसके। तो ये तो
और जितेंद्र सिंह जब चाहे वो चेंज कर दें। अगर वो बोलेंगे इस बार ये बोल दें कि नहीं इस बार सीटें इतनी रहेंगी तो उनका डिसीजन अपना गवर्नमेंट का है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जैसे 2014 में राहुल गांधी ने 2 अटेम्प्ट बढ़ाए थे तो किसी ने पूछा थोड़ी था, न पार्लियामेंट गए थे, वो सरकार का डिसीजन था, उन्होंने बोला ठीक है हो गया जाओ 2 अटेम्प्ट आपको दे दिया हमने। तो इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सरकार का काम है, डीओपीटी का काम है, ये जब चाहे तब वो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर वो 24 साल भी एज कर देंगे तो, सिर्फ प्रोटेस्ट के अलावा अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगा। और कर दें 21 साल 24 साल बाद 2 बार अटेम्प्ट दो, बाहर हो जाओ, तो कुछ ही कर सकते कोई, पर एक काम कर सकते हो प्रोटेस्ट, और कुछ नहीं। तो ये था। तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन ये बनाया था इस बार कि नवी सूची के विषय का मुद्दा, ध्यान दीजिएगा, नवी सूची के विषय का मुद्दा क्या न्यायालय में लाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लाया जा सकता है। हमने 2 बातें बोली जस्ट अभी। पहली बोली कि अगर कोई मुद्दा या कोई भी विषय 9 शेड्यूल में पड़ जाता है तो फिर हम उसको हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, पहला मुद्दा। दूसरा, हमने जस्ट अभी बोला कि कोई भी विषय नवी सूची से संबंधित है, नवी सूची के लिए है, तो वो कोर्ट में न्यायालय में जा सकता है, नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए यूपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी के प्रोसेस को ये हम 9th शेड्यूल में डालें या नहीं डालें, इसका जो मुद्दा है वो हाई कोर्ट में भी आता है और सुप्रीम कोर्ट में भी आता है। अगर एक बार ये मुद्दा 9th शेड्यूल में लिस्टेड हो गया, फिर यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएंगे। यही क्वेश्चन इस बार पूछा था, शायद आपको ध्यान दिया होगा। इस बार क्वेश्चन यही था कि जो मुद्दा कौन सा जाना चाहिए, क्या वो मुद्दा जाने लायक है या नहीं है, ये कोर्ट के दायरे में आता है, लेकिन जब पड़ गया फिर कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। ये क्वेश्चन इस बार का यूपीएससी का है। ठीक, समझ में आ गई ये चीज है कि नहीं? अल्ताफ, सचिन, डेली चीजों को देखा करो। यस सर। और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इन क्वेश्चन से अच्छे जो क्वेश्चन करना, 50 क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन 5 करो, लेकिन समझ के करो, वो 5 आपके 50 के बराबर है। 5 50 के बराबर है। ठीक है, तो ये था। तो शायद ये जो मैंने बात कर रहा था शेड्यूल की, तो शेड्यूल एक बार पढ़ लेना। सारे शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और कुछ भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हर बार एग्जाम में रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ज्यादा। नवी अनुसूची तो भूमि सुधार से मतलब उसी कानून से जुड़ी हुई थी ना? कौन सा नवी अनुसूची? नहीं, भूमि लैंड रिफॉर्म तो आज भी हो रहे हैं। लैंड रिफॉर्म तो आज भी हो रहे हैं। ठीक है, जैसे राज्य निर्माण है वो कानून पड़ा हुआ है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं। तो भूमि सुधार तो टाइम टू टाइम चेंज होते ही हैं। जैसे 1975 में हुआ था चकबंदी, तो भूमि सुधार ही था। और चकबंदी से पहले भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म तो आज भी चलते ही रहते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था, वो शायद आपको पता होगा, जो किसान बही है ना, तो वो भी एक तरह से लैंड रिफॉर्म ही है। अभी किसानों के सारे डेटा को डिजिटल किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वो भी एक सुधार ही है। आगे भी सुधार होंगे। और जो किसानों के लिए जो बिल लाए गए, ये भी सुधार ही है। कृषि सुधार, लैंड रिफॉर्म उसी से रिलेटेड है। और इन मुद्दों को तो हम डाल ही नहीं सकते ना,
समय समय पे चेंज करना पड़ेगा, और सरकारी फंस जाएगी इसमें, सरकारी फंस जाएगी। तो ये है। नेक्स्ट देखिए, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। पहली बात है, ये कह रहे हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड का मतलब है इस बात की, इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको। उष्णकटिबंधीय छासों में दक्षिण अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक का मतलब इस रीजन की बात हो रही है, ठीक। साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न और साउथ पैसिफिक, तो इस रीजन की बात हो रही है। साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इन साउथ अटलांटिक यानी दक्षिण अटलांटिक में और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन यानी दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में ऐसा क्या रीजन है कि साइक्लोन नहीं बनते? बताएं, कोई तो ऐसा रीजन होगा। सर एब्सेंस ऑफ लैंड, एब्सेंस ऑफ लैंड, absence of land in those region। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन देखिए, कोरियोलिस बल बहुत कम होना, ये आंसर नहीं है, लेकिन आप सोच रहे होंगे। कोरियोलिस जो बल है ना, खाली इक्वेटर पे कम होता है, ट्रॉपिकल रीजन पे नहीं है। दूसरा है इसमें बी देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन शायद ही कभी बनता है, हाँ अक्सर बनता है यहाँ पे, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसको मैं आपको बता दूं, ये पूछा है शायद ही कभी बनता है, तो ये इसका नाम है कि ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। पहला जो क्वेश्चन मैंने बोला, इसका मतलब है ITCZ का मतलब है ये वो एरिया है जहां पर सन रेज, जो सन रेज हैं वो क्या होता है कि जो क्लाइमा है, जो वर्टिकल होता है सन, ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल सन होता है यहाँ पे, वर्टिकल सन। इंटर ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहां पर वो एरिया जहां पर तापमान सबसे ज्यादा हो, तो इस एरिया में होता है, तो ये भी सेंटेंस गलत है। दूसरा जो पहला सेंटेंस है वो था कि भूमि समुद्री की सतह का तापमान का कम होना, ऐसा कैसे हो सकता है? तापमान तो एक ही जैसा होता है, तो उसमें इन क्षेत्रों में भूमि की अनुपस्थिति है, इसलिए साइक्लोन कम होता है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ लैंड, तो ये चीज ध्यान रखना है, डी आंसर है। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई एरिया, बात ध्यान सुनिएगा, अगर कोई एक एरिया ऐसा है ना, और एक एरिया ऐसा है, सपोज ये दो एरिया है ए और बी, ठीक है। ए में टेम्परेचर 23, 24, 20, 23 और 25, ठीक है, और 24 ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। और एक एरिया ऐसा है जहां पर 23, 24, 25 और 28 और 24 ऐसा है, ठीक है। तो आप बताओ कि हवा प्रेशर डिफरेंस कहां पर है? प्रेशर डिफरेंस यहां पर, तो साइक्लोन यहां पर आएंगे, साइक्लोन यहां पर आएंगे, क्योंकि यहां भी टेम्परेचर सेम है, यहां भी टेम्परेचर सेम है, तो हवा तो चलेगी नहीं, है ना। हवा कब चलती है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे तापमान सेम है, तो यहाँ पे
यहाँ पे जो है साइक्लोन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ साइक्लोन आएगा, यहाँ साइक्लोन आएगा। अब देखिए ये तो हो गई। दूसरी बात, अगर कोई यहाँ पर समंदर है, ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पर ओशियन और लैंड दोनों है, ये ओशियन है और ये लैंड है, सपोज करो भूमि है, तो आप बताओ ओशियन, ओशियन का टेम्परेचर यहाँ भी 22 होगा, यहाँ भी 21 होगा और यहाँ भी 22 होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 22 होगा मगर यहाँ पे 29 होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो ही साइक्लोन आएंगे। तो इस रीजन में भूमि लैंड कम है, इसलिए टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होते, इसलिए साइक्लोन नहीं आता। इतना सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है मित्रजन यादव, समझ में आ रहा है आपको? लेट ज्वाइन किया आपने? यस सर। हाँ, कहीं भी डाउट हो पूछ लेना, टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इस बार पेपर दे रहे हो तो सीरियसली, ठीक। तो अभी आप समझ सकते हो कि कैसे, क्योंकि सिर्फ ये आंसर पे टिक मारना सफिशिएंट नहीं है कि चलो ये है, हमें समझना पड़ेगा कैसे है ये। पहले हमें समझना पड़ेगा साइक्लोन आता क्यों है, फिर समझना पड़ेगा कि लैंड और ओशियन का कनेक्टिविटी होना जरूरी क्यों है, ठीक। तो ये है, तो ये था आपका आंसर पूरा। तो बी आंसर। नेक्स्ट है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाँ ये तो खैर पता होगा, बताए आप, ये न्यूज में भी आया था। बोले गोलन हाइट्स के रूप में जाना जाने वाला कभी कभी घटनाओं समय खबरों में दिखाई देता है, ये कहां पर है गोलन हाइट्स? ये तो पता होगा। ये बहुत न्यूज में था, लास्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गोलन हाइट एक जगह है जो इजराइल में है और ये मध्य पूर्व एशिया में, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री। ये काफी न्यूज में था पहले और ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, और काफी ज्यादा न्यूज में है। तो मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका है बी, मिडिल ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप लोग कर भी सकते हो क्योंकि ज्योग्राफी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही होना चाहिए आपके। क्वेश्चन है इसमें, कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इंडिया हैज ए ग्रेटर डाइवर्सिटी देन द सराउंडिंग कंट्रीज। तो इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, यानी यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, तो आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे कि इंडिया हैज ए ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी देन द सराउंडिंग कंट्री, यानी भारत में जो जैव विविधता है अन्य देशों की तुलना में अधिक है, ठीक। दूसरा इसमें, द लोकेशन इन ग्लोब ऑफ इंडिया एंड रिलीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी, यानी भारत की ग्लोब में स्थिति और उच्चावची विविधता जैव विविधता के लिए, जैव विविधता की अधिकता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा बताएं? सर बी। बी नहीं, अगर बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी इंडिया में आसपास के देशों से सबसे ज्यादा है, ये सेंटेंस सही है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे पाकिस्तान को देखो, अफगानिस्तान को देखो, चाइना को देखो, और नेपाल को देखो, बांग्लादेश को देखो, श्रीलंका को देखो, जितने भी कंट्री हैं उनमें सभी में उतनी क्लाइमेटिक वेरिएशन नहीं है जितनी हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में 51 टेम्परेचर भी है, हमारे इंडिया में -40 भी है,
हमारे इंडिया में 22 भी है, हमारे इंडिया में 46 भी है, हमारे इंडिया में 25 सेंटीमीटर बारिश हुई है, हमारे इंडिया में 1200 सेंटीमीटर 1200 सेंटीमीटर भी बारिश है। तो यानी जलवायु विविधता है भारत में, तो इसलिए ठीक है। और ये क्यों है? क्योंकि इसका उच्चावच और ग्लोब में स्थिति, ग्लोब में स्थिति का रीजन मतलब है कि भारत का जो इंडिया है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये आधा पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में, ये पूरा तो ट्रॉपिकल ये हो गया उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है और यहाँ पे टेम्परेट है। तो ग्लोब में स्थिति और उच्चावच दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके यहाँ पे, अरे अच्छा ये हो गया है, दोनों सही है। चलो कोई इतना तो कंसीडर कर ही लेते हैं, ये दोनों ही सही है। कि रात में क्वेश्चन बनाया ना तो गड़बड़ हो गया। सी ठीक है, एक और दो दोनों है। अब एक 1 and 1 तो नहीं हो सकता, 1 and 2 ही होगा, तो इतना तो खुद ही कंसीडर कर लेना चाहिए था। थोड़ी बहुत चीजें संभाल लिया करो यार। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया? भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है इंडिया में? अब देखो क्या समझते हैं। पहली बात, अब इसमें क्या है, कैसे हम क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो इरिगेशन है यानी जो सिंचाई है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है सबसे ज्यादा। एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज्यादा है गंगा मैदान में, ठीक है, गंगा प्लेन में। गंगा प्लेन का मतलब नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। और आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार, ये 3-4 राज्यों में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से। बस हो गया, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको पहले ही पता है कि 46% अनाज आपके सिर्फ गंगा मैदान से होता है। 46% अनाज गंगा मैदान से होता है, ठीक है, गंगा मैदान से। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 2% से भी कम है भारत का, लेकिन वो भारत का 11% अनाज उत्पादन करता है, हरियाणा, ठीक है। तो ये है, तो सबसे मतलब मैं आपको, अगर हम लोग क्या करते थे जब पढ़ते थे एग्जाम वगैरह में, तो इसको रट लेते थे। तो आपको हम रटा नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि ट्यूबवेल क्यों होगा। क्योंकि उत्तर भारत में हमारे, खासकर आप देखोगे बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में आपको ट्यूबवेल ही दिखते हैं। नदी नहरें कहाँ दिखती हैं, टैंक कहाँ दिखते हैं, नदियों से कहाँ होता है, ठीक है। तो इसलिए कोई घटना चक्र टाइप के लोग हैं, उनको रटने का कोशिश करते हैं। आप रटिए मत, आप समझिए, तब परमानेंट माइंड सेट हो जाएगा। वो बोलते हैं कि दक्षिण भारत में कैनाल के थ्रू होता है और नॉर्थ इंडिया में ट्यूबवेल के थ्रू होता है। रट लिया आपने, रटना तो कभी भूल भी सकते हो। अब देखिए, टर्की इज लोकेटेड, टर्की इज लोकेटेड। अब टर्की कहां पर लोकेट है वो देखना पड़ेगा। एक बार मैं मैप को देख लेता हूं कि अभी है टाइम, तो मैप को मैं आपको दिखा देता हूं। और मैं आपके एक बात बोलता हूँ, जैसे मैं कभी क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ ना, तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया कीजिए आप। जैसे मैंने अभी जैसे ये किया था, ठीक है, जैसे मैंने ये स्क्रीन शेयर किया था आपको, तो जैसे ही आपकी स्क्रीन शेयर हो तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, क्योंकि वीडियो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन 10 या 12, 15 जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पास रहेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया कीजिए।
चलिए हम देख लेते हैं, कोई डिस्कशन तो याद आ ही जाएगा। तो टर्की, टर्की के बारे में बात हो रही है, तो एक बार मैप में हम चलते हैं। ठीक है, मैप शेयर करते हैं आपके साथ। जैसे जब तक हम मैप शेयर कर रहे थे, आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट होता तो आप देख लेते कि हाँ क्या क्या हो सकता है। स्क्रीन पे एक ही चीज शो हो सकती है। या तो 2 डिवाइस आपके पास हो, ऐसा होगा नहीं और करना भी नहीं है सर। घर वालों से बोलो नहीं जी हमें एक और चाहिए लैपटॉप, सर ने बोला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल। टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ अकावा एंड डेड सी। तो ये आंसर है। तो पहले टर्की को ही देख लेते हैं कहां पर है। देखिए टर्की की बात करेंगे, टर्की यहाँ पर है, ये टर्की है, दिख गई होगी आपको ये वाली। ठीक है, अब ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरियन सी है, यही है ना। तो अब ये कभी नहीं भूलना, ये क्वेश्चन हमेशा इस तरह से 1-2 क्वेश्चन रहता है। ब्लैक सी यानी ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ये पूरा मेडिटेरियन सी है यहाँ से यहाँ तक। तो एक बार देखते हैं शायद ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी किसी ऑप्शन में है या नहीं है ना। बी ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला, तो ये होगा। तो ये जो इतना जो मैप है ना, इसको तो आपको रटा होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बनेगा। हम आपको डेली मैप पे क्वेश्चन इसलिए डालते हैं कि ताकि आपको ये चीज समझ में आए, और हम बार बार फोर्स करते हैं ये एरिया आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन देके जाता है। ये वाला एरिया हमेशा इसको रट लीजिए। ठीक है, चलिए 10 ही क्वेश्चन थे आज में, और बाकी क्वेश्चन प्रीवियस के हैं वो रहने देते हैं, टाइम भी वैसे होने वाला है। ठीक है, तो बताएं किसी क्वेश्चन में खास डाउट हो तो। ठीक है, तो ठीक है अल्ताफ, क्लास को रोक सकते हैं यहीं पे, बाकी हम लोग जी कल। सर, के लिए ओके ओके।